ऐसा कुछ नहीं है। ऊपर इतना झूठ बोलते हैं। हम लोगों को सर प्रधानमंत्री सिर्फ चुनाव जीतने के लिए इतना झूठ नहीं बोलना चाहिए। उनको पहले तो वो बताना चाहिए कि जो उन्होंने वादा किया उसके ऊपर काम करना चाहिए। राज्य सरकार जिनके पास जो अभी उनके पास देश का प्रधानमंत्री है, उनको लग रहा है गलत है तो बदल देना चाहिए। कल उन्होंने झंझारपुर में कहा मंडल कमीशन को रोक के रखने वाला। भैया 10 साल से आप ताली बजा रहे थे क्या? 10 साल से आप सरकार में थे, क्यों नहीं मंडल कमीशन को आपने लागू? नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रांशु राठौर। बिहार में 40 लोकसभा सीटें और इन 40 लोकसभा सीटों पर देखा जाए तो किस तरह से एनडीए की नजरें टिकी हुई हैं कि कैसे भी करके इस गठबंधन को जीत हासिल करके दिखानी है। और एनडीए में से 17 सीटें बीजेपी के पास है और ऐसे में देखा गया कि एनडीए ने बाकी के राजनीतिक दलों को भी सीटें सौंप दी। 16 सीटें जेडीयू के पास, उपेंद्र कुशवाहा के पास 1 सीट, तो वहीं जीतन राम मांझी को भी 1 सीट दी गई, लेकिन 5 सीटें दी गई चिराग पासवान को। ऐसे में देखा जाए चिराग पासवान विपक्षी दलों के लिए एक बड़ी मुसीबत कहीं ना कहीं बन चुके हैं। और अब यहाँ पर विकासशील इंसान पार्टी के जो मुखिया हैं मुकेश सहनी, जो इंडिया अलायंस का हिस्सा हो चुके हैं, जो राजद के साथ हाथ मिला चुके हैं, गठबंधन हो जाने के बाद वह अब एनडीए की मुश्किलों को ही बढ़ा रहे हैं। लेकिन मुश्किलें जिस तरह से उन्होंने बढ़ा दी, जिस तरह से केंद्र की मोदी सरकार पर वह हमला बोल रहे हैं, उसके बाद से खुद की मुश्किल भी उनकी बढ़ चुकी है। आपको बता दें कि Y+ कैटेगरी की जो सुरक्षा रही मुकेश सहनी की, वो हटा दी गई है मोदी सरकार के द्वारा। वजह रहे यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह, जिस तरह से अमित शाह पर उन्होंने टिप्पणी दी थी। क्या कुछ कहा था, पहले ये सुनिए। लालू यादव सरिया कानून लगा रहे हैं कि इंडिया अलायंस प्रदेश में सरकार बनी अमित शाह, तो सरिया कानून लागू कर देखिए, हमारी सरकार बनेगा, हमको पता है कि हमको क्या करना चाहिए, वो हमारे मुंह में न डाले। उनको क्या करना चाहिए वो अपनी बात करे। हमको क्या करना चाहिए, हमारा देश कैसे आगे देत रहेगा। हम उनके कहने से थोड़ी, उनको जो कह रहे हैं कि युवा को नौकरी देने के लिए, वो दे तो नहीं रहे। हमको हमारी सरकार बनने के बाद हम देश को जोड़ के रखने के लिए जो उचित होगा वो सब काम हम करेंगे। उनके कहने से कोई काम नहीं करेंगे। कर्नाटक में ओबीसी का आरक्षण छीन करके कांग्रेस ने कर्नाटक में ओबीसी का आरक्षण छीन कर मुसलमानों को दे दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आप लोग भी वही कर रहे हैं। वो ऐसा कुछ नहीं है। ऊपर इतना झूठ बोलते हैं। हम लोगों को सर प्रधानमंत्री सिर्फ चुनाव जीतने के लिए इतना झूठ नहीं बोलना चाहिए। उनको पहले तो वो बताना चाहिए कि जो उन्होंने वादा किया उसके ऊपर काम करना चाहिए। राज्य सरकार जिनके पास जो अभी उनके पास देश का प्रधानमंत्री है, उनको लग रहा है गलत है तो बदल देना चाहिए। कल उन्होंने झंझारपुर में कहा मंडल कमीशन को रोक के रखने वाला। भैया 10 साल से आप ताली बजा रहे थे क्या? 10 साल से आप सरकार में थे, क्यों नहीं मंडल कमीशन को आपने लागू? अमित शाह पर जिस तरह से मुकेश सहनी ने टिप्पणी दी, उसके महज 12 घंटे बाद ही उनकी Y+ कैटेगरी की सुरक्षा हटा दी गई। अब यहाँ पर सवाल ये बन जाते हैं, क्या मुकेश सहनी को जो राजद की तरफ से 3 सीटें मिली हैं, उन 3 सीटों पर जीत हासिल करना इतना आसान हो पाएगा? सवाल यहाँ पर अमन जी से लेना चाहेंगे। मुकेश सहनी जिस तरह से मोदी सरकार पर हमलावर हो रहे हैं, आरक्षण की मांग वह करते हुए नजर आए हैं बार बार। जिस मोदी सरकार के साथ पहले वह नजर आ रहे थे, लेकिन तेजस्वी यादव से हाथ मिलाने के बाद देखा जाए तो मुकेश सहनी अब उन्हीं को चुनौती दे रहे हैं। और अब जो सुरक्षा उनकी हटा दी गई है, कितनी मुश्किलें अब बढ़ती हुई नजर आ सकती हैं? देखिए, बिल्कुल। और सुरक्षा को हटाना या देना अपने आप में कई तरह की कह सकते हैं विवाद भी पैदा करता है, क्योंकि कई बार ऐसा देखा जाता है कि ऐसे लोगों को सुरक्षा प्रदान की जाती है जो शायद इस कह सकते हैं कि तमाम चीज़ों के अंतर्गत नहीं आते। आपने देखा हो कंगना जब एक्ट्रेस है, उनको जब कंगना को जब सिक्योरिटी दी गई थी, तब भी कई सारे सवाल उठे थे कि आखिर उनको किस बिना पर सिक्योरिटी दी गई। आज़ाद को कुछ समय पहले सिक्योरिटी दी गई, तब भी ये सवाल उठे। और जिस तरह से अब मुकेश सहनी की सुरक्षा हटाई गई है, उसको लेकर तमाम सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। क्योंकि देखिए, चुनावों के दौरान में जो बड़े नेता होते हैं, जाहिर बात है कि उनको किसी भी तरह से कोई दिक्कत परेशानी ना हो, सुरक्षा उनकी महफूज बढ़िया रहे, महफूज रहें पूरी तरीके से, इसी को मद्देनजर रखते हुए सुरक्षा प्रदान की जाती है। लेकिन जिस तरह से उनकी सुरक्षा हटाई गई है, और वो भी ऐसे वक्त में जब अमित शाह के ऊपर बयानबाजी करते हैं, उसके 12 घंटे के बाद ये सुरक्षा हटाई जाती है, तो जाहिर बात है कि सवाल खड़े वो ज़रूर होते हैं। और जाहिर तौर पर अगर देखें हम बिहार को, तो वहाँ पर एनडीए उतनी कंफर्टेबल पोजीशन में नजर भी नहीं आ रहा जिस तरह से वो सोच रहे थे कि 40 सीटें जो हैं वो हमारे खाते में। जी, इसे आप कितना सही मानते हैं कि महज 12 घंटे बाद ही उनकी सुरक्षा हटा दी जाती है अमित शाह पर टिप्पणी करने के बाद? देखिए, बिल्कुल, ये तो गवर्नमेंट के फैसले होते हैं, और जिस तरह से ये फैसले होते हैं, जाहिर बात है कि जैसे मैंने पहले भी कहा कि इसको लेकर कई बार सवाल उठते हुए नजर आते हैं। जब कंगना को इस तरह की सिक्योरिटी दी जाती है, तब भी सवाल उठते हैं, और जब मुकेश सहनी से सुरक्षा वापस ली जाती है, तब भी सवाल उठते हैं। तो ये पूरे का पूरा जो मामला है, कहीं ना कहीं पॉलिटिकल तौर पर देखा जा सकता है। लेकिन
हाँ, ये ज़रूर कहा जाएगा कि जिस तरह से 12 घंटे के बाद यानी बयान देने के 12 घंटे के बाद अगर ऐसी सुरक्षा हटाई जाती है तो बिल्कुल ये एक पॉलिटिकल मामला कहने का बनता हुआ नजर आता है, क्योंकि जिस तरह से मुकेश सहनी को 3 सीटें मिली हैं इंडिया गठबंधन की तरफ से, खासकर आरजेडी ने उनको 3 सीटें दी हैं। उसके बाद से लगातार जो मुकेश सहनी तेजस्वी के साथ में कदम से कदम मिलाकर बिहार में चलते हुए नजर आ रहे हैं और यही माना जा रहा है कि तेजस्वी और मुकेश सहनी जिस तरह का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जिस तरह से बीजेपी के खिलाफ एक चुनौती बनकर खड़े हुए, उससे कहीं ना कहीं एनडीए की जो पार्टियां हैं, खासकर जो चिराग पासवान की आप बात कर लीजिए, जेडीयू की बात कर लीजिए और खुद बीजेपी, उनके लिए बड़ी चुनौती बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और हो सकता है इसी मकसद के को देखते हुए उनकी जो सुरक्षा है उसको हटाया गया है। यहाँ पर अगर चिराग पासवान की बात की जाए तो आपको बता दें कि खगड़िया, वैशाली, हाजीपुर, जमुई और समस्तीपुर ये 5 सीटें पासवान को दी गई हैं, उनकी पार्टी को दी गई हैं। यहाँ से पासवान खुद भी उतरे हैं, वहीं जमुई से अपने जीजा अरुण भारती को उतारा है, हाजीपुर से खुद चुनाव लड़ रहे हैं और बाकी की 3 सीटों पर भी उन्हें प्रत्याशियों को उतार रखा है। और ऐसे में मुकेश सहनी हर एक सीट का दौरा कर रहे हैं, चाहे रोहिणी आचार्य की बात हो, चाहे राजद के तमाम प्रत्याशियों की बात हो, चाहे उन 3 लोकसभा सीटों की बात हो जिनसे उनकी पार्टी चुनाव लड़ रही है। ऐसे में मुकेश सहनी हर जगह का दौरा करते हुए चुनावी प्रचार में जुटे हुए हैं। तो वह खगड़िया भी पहुंचे, हाजीपुर भी पहुंचे और चिराग पासवान को कैसे उन्होंने चुनौती दी है, पहले ये सुनिए। यहाँ से प्रत्याशी थे महबूब अली केसर साहब भी, हम लोग आपस में लड़ रहे थे, लेकिन अभी हम दोनों भाई साथ में हैं, इंडिया गठबंधन में है और मजबूती से कोई माइका वाली सीट को जीत नहीं सकता। हम लोग मजबूती से इसको जीतेंगे। साथियों, ये चुनाव अहम है। अहम इसलिए है कि हम सबकी बड़ी लड़ाई है देश के संविधान को बचाने का। इस देश को आजादी दिलाने के लिए आपके पूर्वज, हमारे पूर्वज ने 250 साल संघर्ष किया, लड़ाई लड़ा अंग्रेज से, तब जाके ये देश आजाद हुआ। उसके बाद बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमें एक संविधान बना के दिया, लोकतंत्र दिया। उस लोकतंत्र में गरीब, पिछड़ा, दलित ऐसे वर्ग सर उठा के जीने का अधिकार मिला। वो अधिकार क्यों मिला? क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमें संविधान बना के दिया था। आज वो संविधान खतरे में है। आज कुछ लोग जो है वो संविधान को नहीं मान रहे, जनता को नहीं मान रहे। संविधान में जगह है, जनता ही मालिक है, नेता मालिक नहीं होता साथियों, जनता मालिक होता है। आप सरकारी नौकरी में जाइएगा, 60 साल के लिए नौकरी पाइएगा, लेकिन नेता के लिए सिर्फ 5 साल के लिए समय लेता। क्यों? इसलिए कि अगर वो नेता 5 साल अच्छा काम ना करे तो 6ठे साल उसको बदल देने का चाहिए साथियों, बदल देना चाहिए। तो साथियों, आज देखिए बनी हुई सरकार को गिरा देते हैं, विधायक को खरीद लेते हैं, सांसद को खरीद लेते हैं। उसको देश की जनता का कोई फिक्र ही नहीं है। अगर जनता का फिक्र होता तो जनता जिसको 5 साल बन चुका है उसको 5 साल सरकार चलने देता, वो अपना काम करके उसको जनता के बीच में जाता और जनता न्याय करता। लेकिन जनता का फिक्र नहीं है, इसलिए सरकार को गिरा देना, विधायक को खरीद लेना। तो इसलिए साथियों, ये लड़ाई आजादी की लड़ाई है। आज मोदी जी 2014 में क्या कहते हैं? हमको मौका दीजिए, देश के युवा को हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, हर गरीब को पक्का मकान बना के देंगे, विदेश में काला धन है उसको लाएंगे और आपके खाता में 15-15 लाख रुपया दे देंगे, हर किसान को आय दुगुना कर देंगे। लेकिन आज वो क्या कर रहे हैं? हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, मंदिर मस्जिद करते हैं। आप बताइए, हम देश के सरकार इसलिए चुनते हैं कि वो हिंदू मुसलमान करे? हम देश के सरकार इसलिए चुनते हैं मंदिर मस्जिद करे? मंदिर मस्जिद समाज का लोगों का काम है बनाना। आज सरकार भटका रहा है हमको। हम खाना क्या खाते हैं उस पर मोदी जी को समय है बोलने के लिए। हम मछली खाते हैं बिहार में और मोदी जी को गला में करता है दिल्ली में जाकर। अब बताइए, इसलिए साथियों, ये सरकार को बदलना है। ये सरकार गरीब, पिछड़ा, दलित का नहीं है। आज हम लोग संघर्ष करके, लड़ाई लड़कर, आपने देखा है कि निषाद मल्ला का बेटा 4 विधायक बनाया था बिहार में, सर उठा के जी रहा था, लेकिन उन्होंने हमारे विधायक को खरीद लिया, हमें पार्टी को तोड़ दिया, हमको सरकार से बाहर कर दिया। वो सरकार जो हमने बनाया था, अगर हम समर्थन 2020 में नहीं देते तो बिहार में नीतीश कुमार बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बनता। लेकिन हमने उनको दिया, मुख्यमंत्री बनाया और फैसला ये हुआ कि हमारा पार्टी को तोड़ दिया। तो इसलिए साथियों, वो सरकार आपका हमारा नहीं है। हम लालू प्रसाद यादव जी के विचारधारा को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। आपने देखा
कि नीतीश जी लालू जी के साथ सरकार बनाए, तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में सरकार जो बना, उसमें आपने देखा युवा को 5 लाख से अधिक युवा को नौकरी मिला। सामाजिक न्याय को बढ़ाने के लिए जाति आधारित गणना कराया गया, जिसमें SC, ST, OBC सभी को आरक्षण का दायरा को बढ़ाया गया। साथियों, इसलिए साथियों, हम लोग लालू प्रसाद यादव जी की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। आप मजबूती से इंडिया गठबंधन के साथ खड़ा होइए और हमारे प्रत्याशी भाई संजय कुमार कुशवाहा जी यहाँ के प्रत्याशी बने हैं। ये CPI ML का प्रत्याशी, M का प्रत्याशी है और मजबूती से पूरा महागठबंधन का समर्थन है। VIP पार्टी, RJD हो, कांग्रेस हो, सभी हमारे संयुक्त उम्मीदवार हैं। एक एक वोट मजबूती से हमारे भाई को कुशवाहा जी को दीजिए और इसको विजय बनाइए और फिर और मजबूती से इनका चुनाव चिन्ह है हसुआ और हथौड़ा, और मजबूती से हथौड़ा मारकर एकदम मजबूती से जिताने का काम कीजिए। फिर हम लोग आएंगे, कल भी कार्यक्रम है और लगातार हम लोग सभी विधानसभा में हम लोग कार्यक्रम करेंगे और पार्टी के एक एक नेता, एक एक कार्यकर्ता मजबूती से हमारे प्रत्याशी को जिताने में लग जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, सभी साथी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हाँ, ये तो हमने कहा ही था कि पिछली बार हम और केसर साहब आपस में लड़ रहे थे, लेकिन हम दोनों का आशीर्वाद इस बार हमारा भाई कुशवाहा जी के साथ है। मैं बहुत खुशनसीब इंसान आपका बेटा हूँ कि इस बार के चुनावी जंग में पिछले चुनाव में हारने वाले और जीतने वाले दोनों नेता हमारे नाव पे सवार हैं। इसलिए इस बार खगड़िया के नेता का जीत पक्की। अब चिराग पासवान को वह हर एक सीट से चुनौती दे रहे हैं। खगड़िया की बात कर लीजिए, जहां से चिराग पासवान ने अपने प्रत्याशी को उतार रखा है। आखिरकार चिराग पासवान के लिए कितनी बड़ी मुश्किल यहां पर पैदा कर सकते हैं मुकेश सहनी? कितना बड़ा वोट बैंक वह संभाल सकते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि जिस तरह से चिराग पासवान को लेकर पहले से बातें कही जा रही थी कि उनको जो है कोई भी सीट नहीं मिलेगी, लेकिन 5 सीटें उनको मिल जाती हैं। अब ये कहीं ना कहीं सवाल उठकर खड़े हो रहे हैं कि जो 5 सीटें उनको मिली हैं, क्या वो 5 सीटें जीत सकते हैं? क्या उसके ऊपर वो जीत दर्ज कर सकते हैं? क्योंकि भले ही बीजेपी का साथ उनके साथ में हो, लेकिन जिस तरह से उनके 4-5 सांसद रहे हैं, कितना कुछ उन्होंने काम किया है। जमुई भी उनके पास था, हाजीपुर भी उनके पास था, समस्तीपुर भी उनके पास था, खगड़िया भी उनके पास था, वैशाली भी उनके पास था। तो अब उनको जवाबदेही भी तय करनी है, क्योंकि 10 सालों का लेखा जोखा जब देने की बारी आई तो जमुई छोड़ के वो हाजीपुर पहुंच जाते हैं और वहां पर कहते हैं कि ये मेरे पिताजी का क्षेत्र में, उनकी उंगली पकड़ के यहाँ पर आया करता था, लेकिन काम की बात वो करते हुए नजर नहीं आते, जिसकी बहुत ज़रूरत है। और लोग यही बात कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि भाई आपने जो 10 साल में किया है उसके बारे में हमें बताओ। आप ये मत बताओ कि आप पापा के साथ आते थे या किसके साथ में आते थे। तो यहाँ पर बिल्कुल आप तय मान कर चलिए कि मुकेश सहनी के आरजेडी के साथ में आने से उनकी मुश्किलें ज़रूर बढ़ी हैं। कई सीटें ऐसी हैं जहाँ पर चिराग पासवान लगातार फंसे हुए हैं। खुद हाजीपुर सीट की बात करें तो बिल्कुल ये सीट हर बार कहा जा सकता है कि उनके परिवार के पास रही है। तो ऐसे में क्या हाजीपुर की जनता चिराग पासवान को एक्सेप्ट करने को तैयार है? क्योंकि उनके पिता के बाद यहाँ से उनके चाचा पशुपति पारस चुनाव लड़े, जीते, अब इसके बाद चिराग पासवान वहाँ पर पहुँच जाते हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है कि जनता उनको कितना एक्सेप्ट करती है। और साथ में जो मुकेश सहनी है, जिस तरह का वो माहौल बनाना, जमुई में भी आपने देखा कि लगातार तेजस्वी के साथ में वहाँ पर रहे, कई दिन तक वहाँ पर रैली की, कई दिन तक लोगों से मिले, तो बिल्कुल ये फ़र्क डालता है। और ये लगातार हमें जो चीज़ें हैं बदसूर देखने को मिल रही हैं कि मुकेश सहनी और तेजस्वी की जोड़ी है, बिहार की तमाम सीटों पर जा रही है, तमाम सीटों पर प्रचार कर रही है और इसका सीधा सीधा नुकसान एनडीए को होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब यही देखना होगा कि तीसरे चरण में जब बिहार की बाकी की सीटों पर चुनाव होंगे तो वहीं बाकी के बचे हुए चरणों में, क्योंकि 7 फेज में ये चुनाव होने जा रहे हैं। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में बिहार की कितनी सीटों पर इंडिया अलायंस कब्जा करते हुए नजर आएगा। मुकेश सहनी का साथ तेजस्वी यादव को मिला है, तो मुकेश सहनी के जरिए वह कितना वोट बैंक यहाँ पर अपनी तरफ खींच पाते हैं। लेकिन यहाँ पर मुकेश सहनी की बातों से आप कितना सहमत हैं, कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए Next 9 न्यूज़।